सभी को नमस्कार, एक हुकार। वेलकम टू एडुपत आचार्य क्लासेस। आप सभी का वेलकम है आपके अपने परिवार एडुपत क्लासेस के एजुकेशनल डिजिटल प्लेटफॉर्म पे। मैं आपका अपना रवि आचार्य आप सभी का वेलकम करता हूं तहे दिल से। तो क्या कैसे हैं आप सभी? अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे, मजे में होंगे, जबरदस्त होंगे। और इसी जबरदस्त एपिसोड के साथ, इसी जबरदस्त सेशन के साथ हम अपने सेशन की शुरुआत करते हैं लाजवाब तरीके से। तो एक बार जितने भी स्टूडेंट्स हैं फटाफट जल्दी से आ जाए। एसएमएस, ये कौन सा टाइम है भाई बाई करने का? ये तो वेलकम करने का समय। यहाँ कैसे बाई हो रहा है बेटे? बिल्कुल बिल्कुल आकाश जी, बिल्कुल, थैंक यू सो मच, थैंक यू। एंड चौधरी संजू, सचिन कीचर, आकाश जी, बहुत बढ़िया बात है। एक बार जल्दी से सभी बच्चे जुड़े, वो भी जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी जुड़े। सुमन कोटा से बहुत बढ़िया, शुक्रिया आपका। सब बखैर। सुशांत, सचिन कीचर, गुड इवनिंग, वेरी गुड इवनिंग डियर, गुड इवनिंग टू ऑल माय डियर स्टूडेंट्स। बहुत बढ़िया बात है। स्वाति की कलम से वेलकम वेलकम, और रेगुलर आने लगी हूँ 3 दिन से पक्का यहाँ से। प्रणाम जी, नमस्कार जी। तो आज अपना एक जबरदस्त टॉपिक चलेगा जिसे सीसीई के नाम से जाना जाता है, कॉन्टिन्यूअस कॉम्प्रेहेंसिव एवोल्यूशन, और साथ में रिमेडियल क्लासेस भी इस टॉपिक का नाम है। यहाँ के जबरदस्त सीएलटी की जैसे आग लगाने वाले क्वेश्चन आप लोगों के लिए मैं लेकर आया हूं, वो क्वेश्चन जो सीधा एग्जाम की खोपड़ी में कितने छेद, 6 के 6 छेद। तो स्टार्टिंग करते हैं आज के सेशन की एक जबरदस्त एपिसोड के साथ। तो कैसे आप सभी? अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे, मजे में होंगे। तो यहां से देखिए, पहला क्वेश्चन आप लोगों के लिए आता है। यहां से पहला क्वेश्चन आप लोगों के लिए आता है। सबसे पहले तो एक बात सुन ले बेटा, सबसे पहले तो एक बात सुन ले। यहां पर बेटा संपूर्ण राजस्थान का ब्रह्मास्त्र 12 घंटे लगातार क्लास चलेगी संडे को, सुबह 6 बजे से लगातार शाम 6 बजे तक 12 घंटे। यूट्यूब की दुनिया में बेटा एडुपत का पहला कारनामा, लगातार 12 घंटे क्लास होगी राजस्थान जीके की बेटा, जिसके अंदर राजस्थान पॉलिटी और साथ में ज्योग्राफी और साथ में आपका हिस्ट्री और आर्ट एंड कल्चर, इनका जबरदस्त समावेश होगा क्वेश्चन का। तो एक रविवार एक संडे एडुपत के नाम। तो तैयार रहे बेटा इस सिस्टम के साथ, यानी कि एडुपत के साथ 12 घंटे रविवार जुड़ना ना भूले ब्रह्मास्त्र के लिए। तो ये ब्रह्मास्त्र चलेगा बेटा संडे को। तो यहां से बेटा पहला क्वेश्चन बिल्कुल आपकी आंखों के सामने है। एक बार जल्दी से इसका राइट आंसर आप दे दे। बिल्कुल बेटा, बहुत बढ़िया बात है। मैं यहां से आपके कमेंट थोड़े से बड़े कर लेता हूं ताकि मुझे अच्छे से दिख जाए। बहुत बढ़िया बात है। वी आर वॉचिंग फ्रॉम मुखर्जी नगर। वेल डन माय डियर स्टूडेंट्स, वेल डन। चलो जी बेटा, बहुत बढ़िया बात है। यहां से एकदम मस्त जवाब आया है। अब यहां से बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छी बात। तो बच्चे यहां से आपको प्रॉपर तरीके से क्वेश्चन दिख रहा होगा, नहीं दिख रहा तो मैं थोड़ा सा आपको दिखाना चाहूंगा। यहाँ पे स्टूडेंट्स बिल्कुल सही है, आपको दिख तो रहा होगा पूरा क्वेश्चन, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी मेरे ख्याल से। तो जी हाँ सर, इनिशियल से नैनीताल से नमस्कार, बहुत बढ़िया बेटा, नमस्कार जी। तो यहां पर पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने होगा, और पहला क्वेश्चन क्या कहने की कोशिश कर रहा है, ध्यान से सुने। द मीनिंग ऑफ द वर्ड एवोल्यूशन। बेटा इसका मतलब क्या होता है? सबसे पहले तो इसे क्या कहते हैं? मूल्यांकन कहते हैं। क्या कहते हैं इसे? मूल्यांकन कहते हैं। मूल्यांकन क्या होता है, कैसे होता है, ये सारी बातें अपनी कंप्लीट हो चुकी थी, और इन्हीं 4 ऑप्शंस आपके यहाँ पे लिखे हुए हैं। राइट आंसर, राइट ऑप्शन देने की कोशिश करें। क्वांटिटेटिव डिस्क्रिप्शन ऑफ इंडिविजुअल स्टूडेंट्स अचीवमेंट। यहां पर क्या कहना चाह रहा है बेटा? मूल्यांकन के बारे में ये कहना चाह रहा है कि क्वांटिटी के हिसाब से इंडिविजुअल स्टूडेंट का मूल्यांकन, उसकी अचीवमेंट का मूल्यांकन करना ही मूल्यांकन होता है। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है क्वांटिटेटिव डिस्क्रिप्शन ऑफ द वंस एबिलिटीज एंड अचीवमेंट्स, किसी की भी एबिलिटी और अचीवमेंट। फिर होता है जजमेंट ऑफ इंडिविजुअल्स एबिलिटी एंड अचीवमेंट, और यहां पर होता है बेटा नन ऑफ दीज। राइट आंसर बताने की कोशिश करें, आप लोगों के कमेंट के मुझे इंतजार रहेंगे। इसका बेटा जबरदस्त तरीके से आंसर आना चाहिए। हर स्टूडेंट्स का आंसर करेक्ट जाइए, मैंने पढ़ाया था। अगर आप बच्चों ने पढ़ा होगा तो बिल्कुल सही लग रहा होगा, और अगर आपने नहीं पढ़ा तो फिर आपको समस्या आएगी इस क्वेश्चन में। जल्दी से जो भी नए स्टूडेंट आए हैं वो भी इसका आंसर दे बेटा। जितने भी नए स्टूडेंट आए हैं वो भी क्या करें, इसका आंसर दे, अच्छे तरीके से आंसर देने की कोशिश करें। बहुत अच्छी बात बेटा, शाबाश बेटा, शाबाश, बेहतरीन। यहां से मस्त तरीके का आंसर मेरे पास आया है। बिल्कुल बेटा, यहां से तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर देखो बेटा, जजमेंट ऑफ इंडिविजुअल। सबसे पहले तो मेरी बात सुन ले, जो ये मूल्यांकन होता है वो जजमेंट होता है। वो क्या होता है बेटा? जजमेंट होता है। किसका? इंडिविजुअल इंसान की एबिलिटी का एंड उसकी अचीवमेंट का, उसकी उपलब्धियों का बेटा। किसका होता है? उसकी उपलब्धियों का होता है।
तो यहां तक की बात मेरे ख्याल से आपके अच्छे से समझ में आ गई होगी। तो इसका राइट ऑप्शन जो होगा मेरा क्या होगा, सी आंसर करेक्ट होगा। यहां से जिन बच्चों ने सी आंसर दिया है उनका बिल्कुल सटीक आंसर है। और इसी के साथ ही मैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ लेकर चलना चाहूंगा। मूल्यांकन का मतलब क्या होता है बेटा? मूल्यांकन का मतलब होता है किसी भी स्टूडेंट्स का पूरा मूल्यांकन करना। मूल्यांकन का मतलब यह नहीं होता कि 100 में से कितने नंबर आए हैं ना। मूल्यांकन का मतलब होता है कि बच्चा चलता कैसे है, बच्चा बोलता कैसे है, बच्चे का व्यवहार कैसा है, बच्चे की हॉबीज क्या है, बच्चे का वैल्यूज क्या है, बच्चे का इंटरेस्ट किस में है। तो ये सारा का सारा मूल्यांकन कहलाता है। मूल्यांकन कोई छोटी चीज नहीं है टिंगर, मूल्यांकन एक अथाह समंदर है। मूल्यांकन का मतलब होता है कि हर क्षेत्र का मूल्यांकन करना। केवल उसे मूल्यांकन नहीं कहेंगे कि 10 में से 5 नंबर आ गए या 7 नंबर आ गए या 10 में से 10 नंबर आ गए, तो बेटा ये मामला गड़बड़ है, यह मामला गड़बड़ है। मूल्यांकन का मतलब होता है, मूल्यांकन का एक बहुत बड़ी टर्म है, बच्चे के स्कोलेस्टिक एंड को स्कोलेस्टिक चीजों की जांच करना। अब तुम कहोगे सर ये स्कोलिस्टिक क्या आ गया, को स्कोलिस्टिक क्या आ गया? स्कोलिस्टिक का मतलब होता है स्कूल से रिलेटेड मार्क्स की बात करता है। को स्कोलिस्टिक का मतलब क्या होता है कि बच्चों का इंटरेस्ट किसमें है, स्कूल के अलावा सारी चीजों की जांच करता है। जी हाँ, नमस्कार जी बीकानेर वालों, नमस्कार, बहुत बढ़िया। सर 10 साइड हो जाया करो, अड्डा आ जाया करो। ओहो हो, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। सर वॉइस आ रही है पीछे से बेटा, यहाँ पर एक मकान में काम चल रहा है, थोड़ा सा एडजस्ट करें, ठीक है? मैं अब कुछ नहीं कर सकता इसमें। यहाँ पर बताइए बेटा इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? बिल्कुल बेटा इसका राइट आंसर बताने की कोशिश करें, बढ़िया तरीके से इसका करेक्ट आंसर बताने की कोशिश करें। ये क्वेश्चन क्या कहने की कोशिश कर रहा है, शांति से देखे बेटा। यहां पर कहा जा रहा है द रिमेडियल टीचिंग हैज बीन आइडेंटिफाइड थ्रू। जो रिमेडियल टीचिंग होती है ना बेटा, रिमेडियल टीचिंग, अब ध्यान देना यहां पर रिमेडियल टीचिंग क्या होता है। रिमेडियल टीचिंग का मतलब क्या होता है बेटा? रिमेडियल टीचिंग का मतलब होता है कि उन टॉपिक्स को वापस पढ़ाना जो बच्चों के समझ में नहीं आया है। रिमेडियल टीचिंग का मतलब रीटीचिंग कभी भी नहीं होता। रिमेडियल टीचिंग का मतलब होता है प्रॉब्लम सॉल्विंग क्लास। इसका मतलब ब्लर हो रहा है, चलो ठीक है अभी चेक कर लेते हैं। कोई ना अभी मैं ठीक कर देता हूं, अभी मैं ठीक कर देता हूं, एक ही सेकंड में ठीक कर दूंगा, घबराओ मत आप। चलो बिल्कुल अब सही है यहां पर, है ना? बिल्कुल बेटा बिल्कुल, बहुत बढ़िया बात है। तो रिमेडियल टीचिंग का मतलब क्या होता है, ध्यान से देखिए। रिमेडियल टीचिंग का मतलब समझ गए आप कि उन टॉपिक्स को कवर करना या उन टॉपिक्स को पढ़ाना जो बच्चे के आधे अधूरे हैं। अचीवमेंट टेस्ट गिवन टू स्टूडेंट। द रिमेडियल टीचिंग हैज बीन आइडेंटिफाइड थ्रू। रिमेडियल टीचिंग कैसे आइडेंटिफाई की जाती है? कॉन्टिन्यूअस असेसमेंट ऑफ द स्टूडेंट्स इन द क्लास, है ना, अनसक्सेस ऑफ द स्टूडेंट्स इन द क्लास, और अबव ऑल। बताए बेटा इसका राइट आंसर क्या होगा? चलिए बेटा करेक्ट आंसर आने दे यहां से। रिमेडियल टीचिंग हैज बीन आइडेंटिफाइड। रिमेडियल टीचिंग को कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं बेटा? अचीवमेंट टेस्ट गिवन टू स्टूडेंट सही है, कॉन्टिन्यूअस असेसमेंट ऑफ द स्टूडेंट्स इन द क्लास ये भी सही है, अनसक्सेस तो बेटा ऑल द अबव इसमें राइट आंसर होगा। करेक्ट आंसर ऑल द अबव आंसर होगा, बिल्कुल सही बात है। अब यहां से नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, इसका आंसर आप दीजिए जब तक मैं बच्चों को शेयर कर देता हूं वीडियो, क्योंकि कुछ बच्चे शेयर के बाद ही आते हैं, उनको पता नहीं चलता। तो जल्दी से बता बेटा इसका राइट आंसर क्या होगा? बेहतर आंसर दे बेटा, आज सीसीई की क्लास है बेटा। सीसीई या रिमेडियल टीचिंग के क्वेश्चंस होंगे जो आपको सोल्व करने हैं, और आप ये भी नहीं कह सकते सर पढ़ाया नहीं। बच्चे मैंने ये सारा सब कुछ आपको पढ़ाया है, वो भी अच्छे तरीके से, सारा सब कुछ आपको पढ़ाया है वो भी अच्छे तरीके से। आंसर मिलना चाहिए मुझे, आंसर मुझे मिलना ही चाहिए, इस बात का ध्यान दे बेटा। बिल्कुल शाबाश बेटा शाबाश, सभी के पास वीडियो पहुंच गया होगा जहां तक मेरा मानना है। लाइव क्लास, चलिए बच्चे बहुत बढ़िया बात है, यहां से एकदम मस्त तरीके का आंसर आता हुआ आप लोगों का आंसर आया है। मैं क्वेश्चन पढ़ लेता हूं, क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन कह रहा है बेटा रिमेडियल टीचिंग रेफर्स टू टीचिंग। रिमेडियल टीचिंग किस चीज की टीचिंग को रेफर करता है? टू टेस्ट लर्नर्स पीरियडिकली। इसका भाई रिमेडियल टीचिंग का मतलब ये होता है, ये थोड़ी ना होता है कि लर्नर के पीरियडिकली टेस्ट लेना। टू एड्रेस गैप्स इन लर्निंग, बिल्कुल सही बात है। रिमेडियल टीचिंग का मतलब होता है जब किसी की भी लर्निंग में गैप लग जाता है,
मान लीजिए यहाँ पर, मान लीजिए बच्चा जो है आज तो पढ़ने आया है और यहाँ पर वो एब्सेंट हो गया और फिर यहाँ पर वो प्रेजेंट हो गया। तो जब यहाँ पर मास्टर जी ने क्या पढ़ाया था, अब उसका तो गैप लग गया, तो यहाँ पर मास्टर जी ने क्या पढ़ाया था ये पता ही नहीं है। तो बेटा इसके लिए रिमेडियल टीचिंग हो सकती है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसके लिए रिमेडियल टीचिंग हो सकती है क्योंकि ये बच्चा एब्सेंट था। या फिर मान लीजिए एक और बात ध्यान से सुने, उस चैप्टर में से मान लीजिए 3 टॉपिक समझ में नहीं आए। कितने टॉपिक समझ में नहीं आए? 3 टॉपिक्स ऐसे हैं जो समझ में नहीं आए। तो जब 3 टॉपिक समझ में नहीं आए तो उनकी भी क्या हो सकती है? उनकी भी रिमेडियल टीचिंग हो सकती है। पर आपसे कभी ये पूछा जाए कि रीटीचिंग को ही रिमेडियल टीचिंग बोलते हैं तो ये बात कहना बिल्कुल गलत है। अरे रिमेडियल टीचिंग को रीटीचिंग थोड़ी ना बोलेंगे, दोबारा सारा थोड़ी ना पढ़ाएंगे, केवल उन्हीं टॉपिक्स पे बात करी जाएगी, केवल उन्हीं चीजों पे बात करी जाएगी रिमेडियल टीचिंग में जो आपके अधूरे रहे हुए हैं या फिर मैं कह सकता हूं जो आपके समझ में नहीं आए हैं उन्हीं को ही। और रिमेडियल टीचिंग कब लगती है ये भी आंसर हो सकता है। तो रिमेडियल टीचिंग लगती है बेटा जो टाइम होता है, स्कूल टाइम होता है, स्कूल टाइम के पहले भी रिमेडियल टीचिंग लगती है और स्कूल टाइम के बाद में भी रिमेडियल टीचिंग लगती है। बात समझ में आ गई? ये क्वेश्चन भी आपका एग्जाम में पूछा जा सकता है, वो भी बढ़िया तरीके से। कौन सा क्वेश्चन की रिमेडियल टीचिंग कब लगती है बेटा? ठीक है, तो यहां पर राइट आंसर हो गया टू एड्रेस गैप्स इन लर्निंग। लर्निंग के अंदर अगर कोई गैप रहता है तो उसके लिए रिमेडियल टीचिंग की जरूरत पड़ती है। चल छोटे आगे बढ़ते हैं, छोटी छोटी बातें और सिलेक्शन लाइव क्लास से जुड़े खोल के रख देंगे, स्लाइड वालों से सावधान। बिल्कुल बेटा बिल्कुल। यहां पर देखिए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? रिमेडियल टीचिंग इज ए, जल्दी से इसका करेक्ट आंसर बताए। इसका राइट आंसर क्या बैठेगा? जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी सही आंसर देने की कोशिश करे बेटा। साइड में हो जाता हूं यहां पर, एकदम सही आंसर आप बताएं कि इसका राइट आंसर क्या होने वाला है। जल्दी से बताएं बच्चे, शाबाश बेटा। यहां से एकदम में जी बिल्कुल आप क्लास को शेयर कर दे बच्चे। जब तक शेयर क्या कर दे बेटा? आंसर शेयर करे, आंसर सेंड करे जब तक मैं क्लास शेयर कर देता हूं। ठीक है, बहुत बढ़िया बात है। यहां से एकदम मस्त। रिमेडियल टीचिंग इज है, रिमेडियल टीचिंग क्या होती है एक बार जल्दी से बताएं, जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी बताएं आपकी रिमेडियल टीचिंग क्या होती है। ठीक है बेटा, बहुत बढ़िया बात है, बहुत बढ़िया बात है बेटा। चलिए शाबाश बच्चे, शाबाश। तो यहां पर देखिए रिमेडियल टीचिंग क्या है? रिमेडियल टीचिंग एक प्रोसेस होता है। क्या होता है? रिमेडियल टीचिंग एक प्रोसेस होता है। तो आपसे पूछ सकता है कि रिमेडियल टीचिंग क्या है? रिमेडियल टीचिंग एक प्रोसेस है। क्यों? क्योंकि बेटा देखो यहां पर सबसे पहले मान लीजिए यहां पर कोई स्टूडेंट है, यहां पर कोई स्टूडेंट है, तो ये रिमेडियल टीचिंग देने से पहले डायग्नोस्टिक टेस्ट होगा, डायग्नोस्टिक टेस्ट होगा। इस डायग्नोस्टिक टेस्ट में हमें क्या चलता है? पता चलता है, पता चल क्या है मतलब जानकारी मिलती है। इससे ये जानकारी मिलती है कि बच्चे की समस्या क्या है। जब हमें जानकारी पता चल जाती है उसके बाद फिर हम उसे क्या दे देते हैं? रिमेडियल टीचिंग दे देते हैं, रिमेडियल टीचिंग दे देते हैं। रिमेडियल टीचिंग का मतलब क्या हो गया? जो भी समस्याएं थी उनका समाधान करने में लग जाते हैं। ठीक है, जिस तरीके से डॉक्टर कभी भी मान लो पेट दर्द हो रहा है और डॉक्टर के पास हम गए तो वो दवाइयां थोड़ी ना देता है, सबसे पहले वो हमें डायग्नोस कराने की बात करता है। वो कहता है कि साहब जाइए और जाकर अब किसी डायग्नोस्टिक सेंटर पे जाके अपने पेट की सोनोग्राफी करा के लेके आओ। जब सोनोग्राफी वो देखेगा तभी तो उसे पता चलेगा कि समस्या क्या है। तो रिमेडियल टीचिंग देने से पहले जो टीचर होता है पहले पता लगाता है कि इस बच्चे की प्रॉब्लम क्या है। जब बच्चे की प्रॉब्लम पता चल जाती है ना उसके बाद वो उसको रिमेडियल टीचिंग देना शुरू कर देता है। तो ये एक प्रोसेस होता है पूरा का पूरा। ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो बच्चे? इसका करेक्ट आंसर हो गया अपना ए आंसर बिल्कुल सटीक आंसर हो गया, ताबड़तोड़ बैटिंग करता हुआ। और इसी के साथ ही नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर एक जबरदस्त क्वेश्चन यहां पर आया बेटा। क्वेश्चन वो जो सीधा सिलेक्शन करवाया बेटा, ध्यान रखना। हो सकता है आपको पढ़ने में थोड़ा समस्या आएगा क्वेश्चन को, लेकिन बेटा आपका टाइम वेस्ट करने का वो नहीं है मेरा बेटा। क्वेश्चन ऐसे ही आएंगे जैसे एग्जाम में आएंगे। ठीक है, वैसे ही क्वेश्चन करवाना पड़ेगा क्योंकि फिर कोई मतलब नहीं है अगर छोटे मोटे क्वेश्चन करवाऊंगा तो। लिखा हुआ है बच्चे, क्या लिखा हुआ है? क्वेश्चन को ध्यान से पढ़े। और यहां पर कई सारे बच्चों ने लाजवाब आंसर दिया है। हाँ जी बिल्कुल। और दूसरी बात, एक बात और सुने बेटा, कल मैंने एक क्वेश्चन बताया था लिंग्विस्टिक, है ना, लिंग्विस्टिक कॉम्पिटेंस का एक क्वेश्चन था कि लिंग्विस्टिक कॉम्पिटेंस का गोल क्या है, गोल डिजायर गोल क्या था। तो याद रखना है बेटा, इसमें से गलती हो गई थी, मिस्टेक हो गई थी। इसका डिजायर गोल किस में होता है? एएलएम में, ऑडियो लिंगुअल मेथड में होता है, ऑडियो लिंगुअल मेथड में होता है। ठीक है, और
कम्युनिकेटिव कॉम्पिटेंस अगर होता, कम्युनिकेटिव, ये भी क्वेश्चन था, ये बिल्कुल सही था। कम्युनिकेटिव जो कॉम्पिटेंस है वो किस में होता है बेटा, सीएलटी में होता है। किस में होता है, सीएलटी में। तो लिंग्विस्टिक कॉम्पिटेंस पूछे तो बेटा वो होता है ऑडियो लिंगुअल मेथड में, और आपको कम्युनिकेटिव कॉम्पिटेंस पूछे तो वो किस में होता है बेटा, सीएलटी में, कम्युनिकेटिव लैंग्वेज टीचिंग में। मैंने आपको क्या करा था, लिंग्विस्टिक का आंसर मैंने सीएलटी पे टिक कर दिया था, सीएलटी पे नहीं होगा, एएलएम में होगा। तो ध्यान दे, लिंग्विस्टिक कॉम्पिटेंस ऑडियो लिंगुअल मेथड की पार्ट है, और यहां से कम्युनिकेटिव कॉम्पिटेंस सीएलटी का पार्ट है। ठीक है, अब इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाओ। रिमेडियल टीचिंग एज अ पार्ट फॉर्मेटिव असेसमेंट मींस, फॉर्मेटिव असेसमेंट मींस क्या होता है। अब यहां पे मेरी बात सुनना ध्यान से, एक एक वर्ड का जब तक आंसर समझ में नहीं आएगा, एक एक वर्ड को जब तक हम समझ नहीं पाएंगे, एग्जाम में आंसर नहीं होंगे। सबसे बड़ी समस्या आपके साथ जो एग्जाम में होने वाली है वो मैं भी बता देता हूं, आपको क्वेश्चन ही समझ में नहीं आएगा, आपको क्वेश्चन ही समझ में नहीं आएगा कि क्वेश्चन क्या था। ध्यान रखना बेटा। तो इसलिए सर कल के क्वेश्चन बिना बताए ही छोड़ देता, तो वो क्वेश्चन सेंड कर दो यहां पर फटाफट। तो रिमेडियल टीचिंग एज अ पार्ट ऑफ फॉर्मेटिव असेसमेंट, सबसे पहले आपके माइंड में यह चीज आनी चाहिए कि सर फॉर्मेटिव असेसमेंट क्या होता है। तो बेटा फॉर्मेटिव असेसमेंट क्या होता है मैं आपको समझा देता हूं। फॉर्मेटिव असेसमेंट का मतलब होता है कि पूरे के पूरे सिलेबस को छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइड कर देना और उसके कई सारे छोटे छोटे एग्जाम ले लेना। जैसे मैंने आपको पूरा का पूरा टीचिंग मेथड पढ़ाया, क्वेश्चन समझ नहीं आएंगे सर, बिल्कुल सर। तो क्वेश्चन को ही समझने के लिए मैं आपको एक एक वर्ड को समझाऊंगा बेटा, एक एक वर्ड को सीधा खोपड़ी में बिठाऊंगा और सीधा आर पार करवाऊंगा। घबराओ मत, तो तुम सुनते जाओ, टिक लगा के नहीं जाऊंगा कि भी आंसर होगा, ना 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 ना, ऐसा नहीं करूंगा। अब यहां से देखो, यहां पर देखो बेटा, यहां पर देखो बेटा, उसमें टीचर ही आंसर था निगोटिएटर में, ठीक है, टीचर ही आंसर था उसका। अब यहां पे देखिए फॉर्मेटिव असेसमेंट का मतलब क्या होता है। फॉर्मेटिव असेसमेंट का मतलब होता है चलती हुई क्लास में ही, पढ़ाते हुए ही जब टीचर अपने बच्चों से कुछ पूछ लेता है, वही फॉर्मेटिव असेसमेंट होता है। यानी ड्यूरिंग द क्लास, यानी क्लास के दौरान अगर स्टूडेंट से कुछ पूछा जाता है वो फॉर्मेटिव असेसमेंट होता है। और जो फॉर्मेटिव असेसमेंट होता है, फॉर्मेटिव असेसमेंट में छोटे छोटे टुकड़ों में कई सारे टेस्ट रखे जाते हैं। क्या होता है मैं धीरे धीरे बताऊंगा इस बात का मतलब। अब यहां पर देखिए, रिमेडियल टीचिंग एज अ पार्ट ऑफ, जो रिमेडियल टीचिंग है वो एक पार्ट है फॉर्मेटिव असेसमेंट का। इसका मतलब क्या है, डायग्नोसिंग एंड एड्रेसिंग गैप्स इन लर्निंग। बिल्कुल सही बात है, रिमेडियल टीचिंग का मतलब होता है पता लगाना और जो उसकी लर्निंग है, लर्निंग के अंदर गैप कैसा हुआ, बिल्कुल सही बात। फॉर्मेटिव असेसमेंट 4 होते हैं, फॉर्मेटिव एग्जाम 4 होते हैं, जो बच्चे 10-10 नंबर के लिए जाते हैं। कितने कितने नंबर के, 10-10 नंबर के होते हैं। कितने एग्जाम होते हैं, 4 एग्जाम होते हैं। टोटल मार्क्स कितना हुआ, 40 मार्क्स, यानी कि 40 मार्क्स कंप्लीट हुआ। बात समझ में आ गई बेटा। क्या टेलीग्राम चैनल है, पीडीएफ कहां मिलेगी, यह सब क्लास के बाद में बात करूंगा, ठीक है। अभी आप केवल और केवल मुझे सुने और पढ़ने में ध्यान दे अच्छे तरीके से ना, पढ़ने में ध्यान दे बेटा बढ़िया तरीके से, ठीक। तो यहां से फिर देखिए, यहां पर बेटा एक और क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन बड़ा है, थोड़ा साइड हो जाता हूं, आंसर आपको देना है बेटा। बेटा इस बात का ध्यान रखना कि क्वेश्चन चाहे कितना भी बड़ा हो, आपको आंसर करना ही पड़ेगा। मैं यहां पर छोटे छोटे क्वेश्चन नहीं लेकर आऊंगा कि आपको राजी करने के लिए या खुश करने के लिए। बेटा कल एग्जाम का पेपर आएगा तो मुझे जवाब देना पड़ेगा, क्योंकि कई सारे स्टूडेंट्स मेरे ऊपर डिपेंड है। इसलिए बेटा मैं क्वेश्चन वही पढ़ाऊंगा जो यहाँ पर बेटा एग्जाम में आने लायक होगा, चाहे वो आपको बड़ा लगे या हार्ड लगे, मेहनत आपको करनी पड़ेगी। यहां पे लिखा हुआ है टेस्टिंग इज रिक्वायर्ड इन लैंग्वेज टीचिंग बिकॉज। टेस्टिंग का मतलब क्या होता है, जांचना। ये कह रहा है टेस्टिंग इज रिक्वायर्ड, यानी कि जांचने की आवश्यकता होती है इन लैंग्वेज टीचिंग, किसी भी भाषा को पढ़ाने में, किसी भी भाषा के शिक्षण में, किसी भी लैंग्वेज टीचिंग में टेस्टिंग की आवश्यकता होती है। क्यों आवश्यकता होती है, इट इज अ पार्ट ऑफ द सिलेबस। क्या टेस्ट लेना एक सिलेबस का पार्ट है। इट टेल्स द टीचर, या फिर टेस्ट टीचर को बताता है व्हाट द स्टूडेंट्स, कि जो स्टूडेंट्स है कैन डू, वो क्या कर सकता है, एंड दे कांट डू, और क्या नहीं कर सकता। क्या इसीलिए, या फिर इट शोज हाउ सक्सेसफुल द टीचिंग हैज बीन, या फिर टेस्ट इसलिए लिया जाता है ताकि ये पता चल सके कि तुम्हारी टीचिंग कितनी सक्सेसफुल है। बेटा चल छोटे नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जा।
इट टेल्स द स्टूडेंट्स को ये बताता है टेस्ट अबाउट देयर प्रोग्रेस, उनकी प्रोग्रेस के बारे में इन लैंग्वेज भाषा में, लर्निंग में, और इट टेल्स अबाउट द अचीवमेंट लेवल ऑफ द लर्नर्स। बिल्कुल यहां से 1 लाख रुपए की बात कही है बेटा, छोटी छोटी बातें और सिलेक्शन लाइव क्लास से जुड़े खोल के रख देंगे, स्लाइड वालों से सावधान। यहां पर देख लो बेटा, यहां पर कहा जा रहा है कि टेस्टिंग रिक्वायरमेंट क्यों है, क्योंकि टेस्ट लेने से, एग्जाम लेने से, या फिर आपका एवोल्यूशन मूल्यांकन से एक स्टूडेंट को अपनी प्रोग्रेस का पता चलता है कि उसको क्या आता है या क्या नहीं आता, या फिर उसको अचीवमेंट लेवल का पता चलता है। जैसे मैं यहां पर मैं आपका टेस्ट ले रहा हूं और इस टेस्ट से आपको यह पता चलेगा कि आपके कितने क्वेश्चन सही है और आपके कितने क्वेश्चन गलत है, आपको इस बात का पता चलेगा यहां पर, ठीक है। तो इसीलिए साइड में हो जाया करो। ये लीजिए साइड में हो गया। इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताइए जल्दी से। चलिए बेटा, बहुत बढ़िया बात है, बहुत बढ़िया। इसका राइट आंसर जल्दी से बताइए, जितना जल्दी हो सके। साइड में हो जाया करो, हमें भी पढ़ने दिया करो क्वेश्चन को, ठीक है। आप ही पढ़ो क्वेश्चन को, बीच में नहीं आऊं मैं तो पढ़ू ही नहीं। बहुत बढ़िया बात है। चलिए बेटा, अब तो आ जाऊं भाई, ठीक है। यहां क्या लिखा हुआ है, यहां लिखा हुआ है टेस्टिंग इंक्लूड्स समेटिव। यहां पे लिखा हुआ है टेस्टिंग, जो टेस्टिंग है इंक्लूड समेटिव, उसको शामिल करता है समेटिव को। अब समेटिव का मतलब जानते हो क्या? समेटिव का मतलब होता है केवल मात्र लास्ट वाला जो फाइनल एग्जाम होता है उसे समेटिव एग्जाम कहते हैं। समेटिव एग्जाम में आप कुछ कर ही नहीं पाते भाई, जब फाइनल एग्जाम दे ही दिया तो आपके कितने भी आए, आपके कितने भी नंबर आए, बाद में चेंज थोड़ी होंगे, नहीं होंगे ना बच्चे। तो यहां लिखा हुआ है प्रोफिशिएंसी टेस्ट फॉर्मेटिव, बिल्कुल सही है। अचीवमेंट टेस्ट एप्टीट्यूड, ये बात भी बिल्कुल सही है। और डायग्नोस्टिक, ये बात भी बिल्कुल सही है। ये सारी की सारी चीजें ही किस में आती है बेटा? इंक्लूड सॉरी टेस्टिंग में आती है ना, टेस्टिंग में आती है। तो प्रोफिशिएंसी टेस्ट भी होते हैं बेटा इसमें, टेस्टिंग में अचीवमेंट टेस्ट भी होते हैं, डायग्नोस्टिक भी होते हैं, ऑल द अबव, सारे के सारे टेस्ट इसमें होते हैं। रिजल्ट नो चेंज इन समेटिव, समेटिव बात करता है प्रोडक्ट की। किसकी बात करता है? प्रोडक्ट की। प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है कि फाइनल क्या निकला, फाइनल रिजल्ट क्या है। जो फाइनल रिजल्ट की बात करता है बच्चे, उसे ही कहते हैं समेटिव। और समेटिव आपको कोई चांस नहीं देगा, समेटिव में आपके पास कोई चांस नहीं रहता कि आप क्या कर सकते हैं। जो रिजल्ट अगर 52% किसी के बन गए ना, अगर किसी ने मान लीजिए 52% किसी ने लिया है तो उसका 52% एकदम क्लियर हो गया, एकदम क्या हो गया बच्चे? क्लियर हो गया। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन यहां से देखिए, यहां लिखा हुआ है व्हाई इज टेस्टिंग नेसेसरी, टेस्टिंग नेसेसरी जरूरी क्यों है? बेटा क्वेश्चन वो है जो सीधा एग्जाम में आएंगे, इस बात का ध्यान रखना, इस बात का ध्यान रखना। जी हां, चलिए जल्दी से आ जाए बेटा, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, शाबाश शाबाश। टेस्टिंग इज नेसेसरी, टेस्टिंग जरूरी क्यों है? इसका आंसर जल्दी से दे दीजिए। टेस्टिंग इज नेसेसरी टू नो, यानी कि टेस्टिंग बहुत जरूरी है टू नो, जानने के लिए, द अचीवमेंट लेवल ऑफ द लर्नर्स, लर्नर्स का अचीवमेंट जानने के लिए कि लर्नर्स ने क्या प्राप्त किया है, यह जानने के लिए टेस्टिंग का होना बड़ा जरूरी है। इसके बाद टेस्टिंग इज नेसेसरी फॉर प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ लैंग्वेज रिसोर्सेज, बिल्कुल सही बात है। टेस्टिंग नेसेसरी आवश्यक है फॉर प्रॉपर यूटिलाइजेशन, उपयोगिता के लिए, किसके लिए? लैंग्वेज रिसोर्सेज, भाषा को संसाधन। सेवंथ में समेटिव की बात तो हो गई है क्या? क्या कहना चाह रहे हो? थोड़ा सही से लिखो ना। टेस्टिंग इज नेसेसरी, टेस्टिंग जरूरी है किस बात के लिए? टेस्टिंग इज नेसेसरी टू नो द कॉम्पिटेंस ऑफ द टीचर, टीचर की क्षमता का पता लगता है, टीचर की अधिक्षमता का पता लगता है। किससे पता लगता है? टेस्टिंग से। तो इसका मतलब एक बात समझ में आ गई कि मूल्यांकन दोनों के लिए ही जरूरी होता है। मूल्यांकन टीचर के लिए भी जरूरी होता है और टीचर के साथ साथ आपके स्टूडेंट के लिए भी जरूरी होता है।
तो दोनों के लिए ही मूल्यांकन जरूरी होता है। आपसे ये पूछ ले कि मूल्यांकन किसके लिए जरूरी है, स्टूडेंट के लिए या टीचर के लिए या दोनों के लिए, तो याद रखें इस बात का, दोनों के लिए ही जरूरी होता है। समझ में आ गई भाई बात, बहुत बढ़िया। तो यहां पर जो राइट आंसर होगा अपना क्या होगा बच्चे, डी हो गया। 7 क्वेश्चन देखो भाई, टेस्टिंग इंक्लूड्स, टेस्टिंग में इंक्लूड किए जाते, इसको हटाओ ये गलत है। टेस्टिंग इंक्लूड्स, टेस्टिंग में इंक्लूड है तो ये सारी की सारी चीजें इंक्लूड होती है टेस्टिंग में, ठीक है, समेटिव लिखा हुआ नहीं है वहां पर। चलो बेटा बता दिया, रिपीट कर दिया आपको, ठीक है। इसके बाद यहां से देखिए, यहां पर देखिए बेटा इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, जल्दी से बताए। क्वेश्चन आपके सामने है बेटा, क्वेश्चन बिल्कुल आपके सामने है, और एक बार जल्दी से इसका राइट आंसर बता दे। द लेटेस्ट स्कीम ऑफ द एवोल्यूशन आउटलाइंड बाय द सीबीएसई नॉर्मली, सीबीएसई नॉर्मली, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर क्या होगा, एक बार जल्दी से बताए, जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी इसका करेक्ट आंसर क्या होने वाला है और क्या नहीं, एक बार इसका करेक्ट आंसर बता दे बेटा। इसकी फुल फॉर्म आपसे पूछी गई है कि सीसीई की फुल फॉर्म क्या होती है, तो राइट आंसर क्या होगा बेटा इसका, कॉन्टिन्यूअस कॉम्प्रहेंसिव एवोल्यूशन। बिल्कुल सही बात है, एकदम अच्छे से इसकी जो फुल फॉर्म है उसे देख ले। सी का मतलब यहां पर कॉन्टिन्यूअस है, फिर सी का मतलब यहां कॉम्प्रहेंसिव है, और ई का मतलब यहां पर एवोल्यूशन है। तो बी आंसर यहां पर एकदम सटीक आंसर होगा, बिना किसी समस्या के, बिना किसी व्यवधान के, यहां पर बी आंसर बिल्कुल करेक्ट है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं आपसे, तो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है द एम ऑफ रिमेडियल टीचिंग। रिमेडियल टीचिंग का उद्देश्य क्या है, एम का मतलब होता है उद्देश्य। क्वेश्चन का एक एक वर्ड पढ़ना है शांति से, अगर क्वेश्चन का एक एक वर्ड पढ़ लिया ना तो मामला सही हो जाएगा, है ना बेटा, जल्दबाजी ना करें, एक एक वर्ड क्वेश्चन का पढ़े, जब भी जाकर काम चलेगा आगे, जब भी जाकर क्या चलेगा, काम चलेगा। तो मस्त तरीके से पढ़े बेटा। चलिए इसका करेक्ट आंसर बताएं, द एम, रिमेडियल टीचिंग का एम क्या है, तो यहां पर राइट आंसर बताए बेटा, यहां पर करेक्ट आंसर क्या होगा, मुख्य उद्देश्य क्या होता है, तो टू डायग्नोस लर्निंग डिफिकल्टीज। लर्निंग डिफिकल्टीज को क्या करना, डायग्नोस करना, डायग्नोस करना, लर्निंग डिफिकल्टीज को क्या करना बच्चे, डायग्नोस करना, ठीक है। इसके बाद यहां से देखिए बेटा, टू एलिमिनेट इनफेक्टिव हैबिट्स, रीटीच इनकरेक्टली लर्नड स्किल्स। अब मेरी बात सुनने शांति से, इस क्वेश्चन की बात, इस क्वेश्चन को समझने के लिए थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा, और दिमाग क्या है ध्यान से देखो बेटा। रिमेडियल टीचिंग में डायग्नोस्टिक नहीं आता है, डायग्नोस से तो केवल रिमेडियल टीचिंग थोड़ी ना शुरू हो जाता है, पहले हम पता लगाएंगे, पता लगाने के बाद में रिमेडियल टीचिंग शुरू होती है। भाई ट्रीटमेंट कब शुरू होता है, जो भी जांच होती है, जांचें तो ट्रीटमेंट में आती नहीं है। भाई पेट की सोनोग्राफी कराई, तो सोनोग्राफी ट्रीटमेंट में नहीं है, सोनोग्राफी तो केवल इसलिए कराई गई है कि समस्या का पता लगाया जाए। अब समस्या का पता लग गया, अब उसका ट्रीटमेंट शुरू होगा। तो यहां पर बेटा डायग्नोस की लर्निंग जो डिफिकल्टीज है ये अलग चीज है। तो यहां से क्या होता है, पता लग गया, उसके बाद में टू एलिमिनेट इनफेक्टिव हैबिट्स और रिटीच इनकरेक्टली लर्नड स्किल्स। तो यहां पर राइट आंसर क्या हो जाएगा बेटा, यहां पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका बोथ बी और सी। क्या आंसर हो जाएगा, बोथ बी और सी, यहां पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो डी आंसर यहां पर करेक्ट है। इसके बाद यहां से देखिए, व्हाट आर द पॉइंट्स ऑफ फॉर्मेटिव एंड समेटिव असेसमेंट। समेटिव असेसमेंट, तो यहां पर अब देखिए इसका करेक्ट आंसर क्या है, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, व्हाट आर द पॉइंट्स ऑफ फॉर्मेटिव एंड समेटिव असेसमेंट, ठीक है। सर क्वेश्चन नंबर 9 में सीबीएसई की फुल फॉर्म पूछा है, सीसीई की किसकी पूछा है भाई, चलो जी, नहीं बेटा सीबीएसई की नहीं पूछा, सीबीएसई ने जिस चीज को जनरेट किया है तो इसको जब सीबीएसई में इंक्लूड हुआ है, सीबीएसई में इस पैटर्न पे काम किया है, ये बता रहा है, यहां पर फुल फॉर्म नहीं है। चलो जी, अब इसका राइट आंसर बताओ, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, लिखा हुआ है व्हाट आर द पॉइंट्स ऑफ फॉर्मेटिव एंड समेटिव। व्हाट आर द पॉइंट्स ऑफ फॉर्मेटिव और समेटिव असेसमेंट की बात चल रही है, फॉर्मेटिव और समेटिव असेसमेंट की यहां पर बात चल रही है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, एक बार जल्दी से बता दें,
इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑब्जेक्टिव, टेस्ट ऑब्जेक्टिव या क्या क्या है? जल्दी से इस बात की भी तो सारी की सारी इंफॉर्मेशन दे दे आप। ठीक है बेटा, जल्दी से बताओ 11वें का आंसर क्या होगा? तो बात समझ में आ गई होगी यहां पर, बहुत बढ़िया बात है। तो यहां पर देखिए, व्हाट आर द पॉइंट्स फॉर्मेटिव एंड सबमेटिव असेसमेंट। फॉर्मेटिव और सबमेटिव असेसमेंट मूल्यांकन के पार्ट है। ध्यान रखना बेटा, असेसमेंट के दो पार्ट होते हैं, फॉर्मेटिव असेसमेंट, सबमेटिव असेसमेंट। फॉर्मेटिव असेसमेंट किसे कहेंगे? फॉर्मेटिव असेसमेंट का मतलब होता है जो छोटे छोटे टुकड़ों में टेस्ट लिया जाता है, जिसका यूनिट टेस्ट बोलते हैं। और सबमेटिव असेसमेंट किसे कहते हैं? बड़ा एग्जाम होता है, टर्म टेस्ट कहते हैं। तो यहां पर देखो, इनमें क्या होता है बेटा? ऑब्जेक्टिविटी होनी चाहिए, बिल्कुल सही है। टेस्ट बिल्कुल होने चाहिए, लेवल ऑफ जनरलाइजेशन होना चाहिए, जी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। तो बेटा इसका राइट आंसर क्या होगा अपना? डी, ऑल द अबव, यहां से बिल्कुल सही आंसर होगा। इसके बाद ये क्वेश्चन ध्यान से देखिए बेटा, इस क्वेश्चन का आंसर बड़ा ध्यान से देखिए अच्छे तरीके से, जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी इसका राइट आंसर दे दे, फटाफट राइट आंसर दे दे बेटा ना। बहुत बढ़िया बात है, बहुत बढ़िया बात है, शाबाश बेटा शाबाश। चलिए बच्चे, इसका राइट आंसर बताए, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? जल्दी से, यहां पर सभी बच्चों ने आंसर दिया है मुझे, और एक जबरदस्त आंसर मेरे पास आया इस क्वेश्चन का। यहां पे लिखा बैकवर्ड चिल्ड्रन आर, कौन से ऐसे बच्चे होते हैं जो पिछड़े हुए बालक होते हैं? बैकवर्ड बच्चे किसे कहते हैं? पिछड़े बालक किसे कहते हैं? तो आपको इस बात का ध्यान रखना होगा, स्लो लर्नर, जो धीरे सीखते हैं, जिनकी गति सीखने की कमजोर होती है, उसको स्लो लर्नर कहते हैं। आईक्यू लेवल 80 से 90 यानी 82 उनका आईक्यू लेवल होता है। या फिर मेंटली सिक पर्सन्स, जो दिमाग से बीमार व्यक्ति होते हैं, हैविंग मेल एडजस्टमेंट, या फिर उसे कुसमायोजन कहते हैं। कैसे बच्चे? जो कुसमायोजन होते हैं, ठीक है, यहां पर तो उनके बिहेवियर के अंदर कुसमायोजन होता है, वही क्या होता है बेटा? ऑल द अबव आंसर होगा, अंडर अचीवर्स होते हैं, बिल्कुल सही है। तो इसका राइट आंसर बताएं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन बिल्कुल आपके सामने है, एक बेहतरीन आंसर आया है बेटा, जबरदस्त आंसर बताए। इस टाइम क्लास अटक रही है, नाजिना बेटा हमारे यहां से बिल्कुल ठीक चल रही है, आपकी उधर से अटक रही है। इसका करेक्ट आंसर बता दे बेटा, आप जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी इसका राइट आंसर बता दे, क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? एक बार फटाफट और जल्दी से, फटाफट और जल्दी से दोनों तरीके से बता बेटा, जल्दी से इसका राइट आंसर। चलिए बेटा, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा एक बार आज? शाबाश बेटा। अब यहां पर देखिए, यहां क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है? यहां क्वेश्चन लिखा हुआ है, विच इज द शॉर्टेस्ट टर्म टू एक्सेस एंड एवेल्यूएट टीचिंग इन इंग्लिश। यहां पर कहा जा रहा है कि कौन सी शॉर्टेस्ट टर्म है, छोटी सी छोटी टर्म कौन सी है जो मूल्यांकन के काम में आती है? तो मूल्यांकन तो एक बड़ी चीज है, मूल्यांकन तो क्या है? एक बड़ी चीज है। तो यहां पर देखिए, टेस्ट करना, एग्जाम करना, एवुलेशन करना, नन ऑफ दीज। तो छोटी सी छोटी टर्म कौन सी होती है? साइड हो जाता हूं, अगर किसी को किसी भी टाइप की कोई समस्या है तो बेटा मैं साइड हो जाता हूं, पर इसका राइट आंसर आप दे दीजिए कि कौन सी छोटी टर्म है। छोटी सी छोटी टर्म का मतलब समझ रहे हो ना आप? बिल्कुल बेटा, बहुत बढ़िया बात है। तो कौन सी सबसे छोटी टर्म होती है? किसकी सबसे छोटी टर्म होती है बेटा? मूल्यांकन की। याद रखना है, टेस्ट, टेस्ट, इसकी उत्पत्ति किससे हुई है? टेस्टम, एक वर्ड था बेटा टेस्टम वर्ड, और टेस्टम वर्ड से क्या बना है? टेस्ट बना है। तो इस बात का ध्यान रखना है, किस बात का ध्यान रखना है?
कि सबसे छोटी जो इकाई होती है टेस्ट की, उसे मूल्यांकन की, उसे टेस्ट कहते हैं। एग्जाम बड़ा होता है, एवोल्यूशन और भी बड़ा होता है। टेस्टम, बिल्कुल सही बात। लैटिन लैंग्वेज का शब्द है टेस्टम नाम का, उस टेस्टम शब्द से उत्पत्ति हुई है किसकी बच्चे? टेस्ट की। इसके बाद यहां से एक खतरनाक क्वेश्चन है बेटा, यहां पर क्वेश्चन वो जो सीधा सिलेक्शन करवाए, इस बात का ध्यान रखना है बेटा, छोटी छोटी बातें और सिलेक्शन लाइव क्लास से जुड़े खोल के रख देंगे, स्लाइड वालों से सावधान। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी इसका करेक्ट आंसर बताए बेटा। इसका एकदम सटीक और करेक्ट आंसर क्या होगा? जितना जल्दी हो सके आप इसका आंसर दे दे। शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया बात है, बहुत बढ़िया बात है, ठीक है, बहुत बढ़िया। तो यहां से देखिए, यहां से देखिए एक बार जल्दी से जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी आ जाए बेटा ना, जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी आ जाए, फटाफट जितना जल्दी हो सके जल्दी से बता दे बेटा। इसका करेक्ट आंसर क्या है? इन ए गुड एग्जामिनेशन। शाबाश बेटा, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? चलिए साहब, बहुत बढ़िया बात, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। सी, बहुत अच्छी बात है, सी आंसर, बेहतरीन आंसर बेटा, बेहतरीन आंसर। अब चेक करते हैं क्या आंसर है और क्या आंसर नहीं है इसका। यहां पे लिखा हुआ है इन ए गुड एग्जामिनेशन पेपर विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट। सबसे पहले तो नॉट करेक्ट पूछा है। एंड इन ए गुड एग्जामिनेशन पेपर, जो कोई भी अच्छा एग्जामिनेशन जो पेपर होता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट, इनमें से कौन सी वो चीज करेक्ट नहीं है? द होल सिलेबस इज कवर्ड इन द पेपर, सारा का सारा सिलेबस पेपर में कवर होना चाहिए, बात नंबर 1। द क्वेश्चंस मस्ट बी डिजाइन्ड साइंटिफिकली, जो क्वेश्चन हो वो अच्छे तरीके से डिजाइन होने चाहिए, ठीक है, धीरे धीरे चलते हैं, ठीक है बेटा। इसके बाद द आंसर्स मस्ट बी प्री डिटरमिन्ड एट अनबेस, द टेस्ट इज टेकन विदाउट प्रॉपर टीचिंग। इनमें से कौन सा पॉइंट ऐसा है जो गलत है एग्जाम को लेकर? कौन सा पॉइंट ऐसा है जो गलत है एग्जाम को लेकर? अब बताए बेटा, करेक्ट आंसर दे। डी आंसर बिल्कुल क्या कह रहा है? द टेस्ट इज टेकन विदाउट प्रॉपर टीचिंग। ये कहना चाह रहा है कि टेस्ट लो बिना पढ़ाए, है ना। हाँ बेटा, स्लो स्लो ही चलेंगे यार, स्लो ही तो चल रहे हैं, कहां भाग रहे हैं, कहां भाग रहे हैं बताओ। झापट पड़ेगी। 12th वाला फिर से देखो, क्या देखो उसके अंदर 12th वाले में? बताओ भाई, बताइए 12th वाले में क्या देखना है, जल्दी बताए। ये देख लिया, बैकवर्ड कौन से होते हैं? तो बेटा मेंटली सिक ये भी आते बैकवर्ड में, ये भी आते बैकवर्ड में, दो आगे तो ऑल द वे भी आंसर होना है यहां तो। अरे तो आईक्यू की बात नहीं कही गई है, पर तीनों पॉइंट बैकवर्ड चिल्ड्रन में ही आते हैं यहां पे। आईक्यू की बात नहीं की गई, पता है, स्पेशली आईक्यू थोड़ी ना पूछा है, वो पूछा है कि कौन से पिछड़े बैकवर्ड चिल्ड्रन कौन कौन से होते हैं, तो ये सारे के सारे बैकवर्ड चिल्ड्रन ही होते हैं। फिर यहां से देखिए, नोट अगर पूछता तो हम ये आंसर दे देते, पर जब अगर दो चीजें अपने पास ऑप्शन में सही है तो ऑल द अबव दिया हुआ है, तो फिर तीसरे को अपने को करना ही पड़ेगा। चलिए अब यहां से देखिए, ये बात समझ में आना, ठीक है बेटा। प्री डिटरमाइंड आंसर होने चाहिए, मतलब क्या हो बेटा? पहले अनबेस, मतलब अनबेस का मतलब यह है बेटा कि एक तरह तुक्के लगाने वाले आंसर नहीं होने चाहिए। आपके पास पहले से ही क्या होने चाहिए? प्री डिटरमिन्ड आंसर होने चाहिए उसके, ठीक है, प्री डिटरमिन्ड आंसर होने चाहिए। द टेस्ट इज टेकन विदाउट प्रॉपर टीचिंग, जो टेस्ट है, जो टेस्ट लिए जाते हैं वो बिना तैयारी के, बिना पढ़ाए टेस्ट ले लो, तो ये चीज एक गलत बात है। बिना पढ़ाए टेस्ट नहीं होगा, टीचर पेपर वो ही बनाया गया, उन्हीं में से ही क्वेश्चन देगा जिस क्वेश्चन में जो सिलेबस बताया गया है। जैसे कई सारे अपने ये भी तो होता है ना, अपने भी तो होता है ना, ये कई सारे जैसे पेपर है, पेपर आउट ऑफ सिलेबस आ गया तो फिर उसका बोनस नंबर मिलता है,
तो क्यों मिलता है? क्योंकि पेपर आप उसी में से बनाओगे जो आपने सिलेबस निर्धारित किया है। सिलेबस निर्धारित किया है और पढ़ने के लिए बच्चे को पूरा टाइम दिया जाएगा, पढ़ने के लिए बच्चे को पूरा का पूरा समय दिया जाएगा, पूरा सिलेबस दिया जाएगा। उसके बाद ही आप क्या करोगे? उसका एग्जाम ले सकते हो, उसका टेस्ट ले सकते हो। तो ये कह रहा है कि द टेस्ट इज टेकन, कि टेस्ट लिया जाना चाहिए या लिया जाता है विदाउट प्रॉपर टीचिंग, बिना अच्छे से पढ़ाए। बिना अच्छे से पढ़ाए टेस्ट लिया जाता है, तो ये बात गलत है। पहले पढ़ाया जाता है, उसके बाद में टेस्ट लिया जाता है। फिर यहां से देखिए बेटा, द टर्म एग्जामिनेशन, क्या लिखा हुआ है? द टर्म एग्जामिनेशन, जो एक शब्द है, एक टर्म है एग्जामिनेशन नाम का, इज डिराइव्ड फ्रॉम वर्ड, कौन से वर्ड से लिया गया है? ये एग्जामिनेशन वर्ड किस वर्ड से बना है? यहां से देखिए, टू एग्जामिन से बना है, टू टेस्टम से बना है, टू एग्जामिन से बना है, टू एग्जामिन से बना है। इसका राइट आंसर बता बेटा, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? जल्दी से, टू एग्जामिन। बेटा ए बी सी डी में से आंसर दे। बहुत बढ़िया, आपका जवाब मिला है यहां पर, एकदम सटीक मुझे देखने को मिला है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया बेटा। अब मैं आपको इसका आंसर बता देता हूं, या तो इसका आंसर होगा ये, या इसका आंसर होगा है ये। अब मैंने बता दिया, बाकी कोई नहीं होगा। दोनों में से करेक्ट आंसर कौन सा है, आप मुझे कमेंट बॉक्स में जवाब दोगे। इजी सा क्वेश्चन है, जब हमने पढ़ाया था तब मैंने आपको लिखवाया था, सारी की सारी चीजें आपके पास लिखी हुई है, तो ऐसी कोई बात नहीं। दोनों में से मुझे कमेंट बॉक्स में आंसर दे देना इस बात का। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास ये आता है बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास क्या आता है? ये आता है, इसको अच्छे से पढ़े, अच्छे से पढ़ने के बाद में इसका आंसर दे। इसका आंसर आप पढ़ने के बाद आराम से दे। मैं थोड़ा साइड हो जाता हूं, क्वेश्चन बड़ा है। लीजिए बेटा, बहुत बढ़िया बात है, यहां से जबरदस्त बात है बेटा। यहां से मैं साइड हो जाता हूं, क्वेश्चन बड़ा है। सही आंसर क्या है? बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, शानदार। जल्दी से इसका राइट आंसर दे दे। साइड बिल्कुल मैं हो चुका हूं, और सही आंसर आपका क्या है वो सही आंसर आप बताने की कोशिश करें बेटा। बहुत बढ़िया बात है, यहां से एकदम सटीक आंसर आपने दिया है, पढ़ाई अच्छा आंसर आपने दिया है बेटा। सभी के आंसर्स ऑलमोस्ट सेम सेम से आ रहे हैं, पर यह पता नहीं कि पूरे के पूरे आंसर आ भी रहे हैं या नहीं आ रहे हैं। एकदम सटीक जवाब आपका है, बड़ा मस्त जवाब आपका है बेटा। यहां से एकदम कोई भी सिस्टम वाली बात नहीं है। क्या ऑप्शन ए होगा या फिर ऑप्शन बी होगा? रिपोर्ट टू द प्रिंसिपल, क्या आप प्रिंसिपल को रिपोर्ट करोगे या फिर इसका आंसर क्या करोगे आप? जल्दी से बताएं बेटा, जल्दी से बताएं, जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी बताने की कोशिश करें। इसका राइट आंसर क्या होगा? चले बच्चे, यहां पर साफ साफ क्या लिखा हुआ है, ध्यान से देखो। इफ सम ऑफ योर पीपल्स, यानी कि तुम्हारा कोई भी स्टूडेंट है, तुम्हारा कोई भी एक विद्यार्थी है, तुम्हारा एक स्टूडेंट मिसबिहेव, गलत व्यवहार कर रहा है विद यू, तुम्हारे साथ तुम्हारा कोई स्टूडेंट है वो गलत व्यवहार कर रहा है इन द स्कूल कैंपस, स्कूल कैंपस में उसने गलत तरीके से बात करी तुमसे, यू मस्ट, तो तुम्हें क्या करना चाहिए? तो रिपोर्ट टू द प्रिंसिपल, आप उस बच्चे की रिपोर्ट प्रिंसिपल को दोगे कि ये बच्चा इस तरीके से बात किया। रिपोर्ट टू दियर पेरेंट्स, या फिर उसके माता पिता को जाकर ये बात बताओगे कि तुम्हारा लाडला और तुम्हारी लाडली ने मुझे ये बात बोली। या फिर इंप्रूव दियर बिहेवियर बाय योर ओन कैरेक्टर एंड स्कॉलरशिप, या फिर उसके बिहेवियर को इंप्रूव करने की कोशिश करोगे तुम्हारे खुद के विवेक से, तुम्हारे खुद के स्वविवेक से। या फिर मोबाइलीज अदर टीचर्स अगेंस्ट दीज स्टूडेंट्स। बेटा तो ये बात बिल्कुल सही होगी, एकदम करेक्ट आंसर ये है। आप उस बच्चे का दूसरे के साथ थोड़ी ना बातें करोगे, दूसरों के साथ थोड़ी ना बातें करोगे यहां पर। बहुत बढ़िया बात बेटा, बहुत बढ़िया बात, शाबाश बेटा, शाबाश, बेहतरीन। यहां से नहीं सर थप्पड़ मार दूंगी मैं तो। हाँ भाई रिया थप्पड़ मार देगी तो तुम एक अच्छी टीचर नहीं हो, इसका मतलब बिल्कुल तुम कतई नहीं हो, कतई जहर टीचर नहीं हो। बात समझ में आ गई? यहां से बिल्कुल करेक्ट समझ में आया या नहीं आया? डी ऑप्शन एक्सप्लेन करो बेटा। अदर टीचर्स अगेंस्ट दीज स्टूडेंट्स, उस स्टूडेंट्स के खिलाफ दूसरे टीचर को भी जाकर कहोगे कि यह नालायक बंदा पैदा होकर आया है मेरी जिंदगी के अंदर, मुझे ऐसे बोला मास्टर जी, चलो चलो यहां से, चलो चलो यहां से, ऐसे बोला मुझे। बिल्कुल सबसे पहले इसको खाली कर देना भाई साहब,
बहुत बढ़िया बात है, बहुत बढ़िया बात है, मजा आ गया यहां पर, मजा आ गया यहां पर। और एकदम करेक्ट आंसर यहां से बेटा, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, जल्दी से, पहले इसको खाली कर देना। राइट आंसर इसका क्या होगा, जल्दी से, शाबाश बेटा शाबाश। चलिए इसका करेक्ट आंसर बताए जल्दी से। बहुत बढ़िया बात है बेटा, बहुत बढ़िया बात है, शाबाश बच्चे शाबाश, उम्दा प्रदर्शन, बेहतरीन, बिल्कुल कतई कतई मजा आ गया भाई, कतई मजा आ गया। अब यहां से देखिए यहां पर राइट आंसर क्या होगा, जल्दी से, स्वाति की कलम से, बहुत बढ़िया बात है। जीत यादव भरतपुर, बहुत बढ़िया बात बेटा, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। यहां पे लिखा हुआ है अरेंज द फॉलोइंग टीचिंग प्रोसेस इन ऑर्डर। क्या लिखा हुआ है, यहां पे लिखा हुआ है अरेंज द फॉलोइंग टीचिंग प्रोसेस इन ऑर्डर। जो अपने को चाहिए वो ही डाल दे सर, नाम लिख दे 12 आवर्स महामैराथन, बहुत बढ़िया। चलिए यहां पर देख लीजिए, यहां पर इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, अब शांति से देखिए, और इसको थोड़ा सा मैं छोटा करना चाहूंगा। लीजिए बच्चे, अब ये क्या कह रहा है, इस क्वेश्चन को ध्यान से सुन लो। अरेंज द फॉलोइंग टीचिंग प्रोसेस इन ऑर्डर, यहां पर दिमाग लगाए कि अरेंज द फॉलोइंग टीचिंग प्रोसेस, जो कौन सा टीचिंग प्रोसेस यहां पर हम अनुसरण करेंगे सही तरीके से, कौन सा। यहां पर बेटा 5-7 चीजें आपको नजर आ रही होगी। रिलेटिंग द प्रेजेंट नॉलेज विद द प्रीवियस नॉलेज, सबसे पहली चीज हम रिलेट करेंगे प्रेजेंट नॉलेज को, जो भी बच्चा पहले से ही जानता है उस चीज से हम क्या करेंगे, रिलेट करने की कोशिश करेंगे। उसके बाद एवोल्यूशन मूल्यांकन करेंगे, फिर हम रीटीचिंग करेंगे, फिर हम फॉर्मुलेट ऑब्जेक्टिव्स करेंगे, या प्रेजेंटेशन ऑफ मटेरियल करेंगे। प्रेजेंटेशन ऑफ क्या करेंगे बेटा, मटेरियल करेंगे। बात समझ में आ गई यहां पर। अब इनमें से सबसे पहला काम कौन सा होगा, उसके बाद दूसरा काम कौन सा होगा, इसके बाद तीसरा काम कौन सा होगा। चलिए बच्चे शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। अब जल्दी से राइट आंसर बता दे, कौन सा करेक्ट आंसर होगा और कौन सा करेक्ट आंसर नहीं होगा। बहुत बढ़िया बात है बेटा, बहुत अच्छी बात, बिल्कुल बिल्कुल सही है, शाबाश बेटा शाबाश, बहुत बढ़िया बात है। यहां से सीधा बाईपास सर्जरी होती वही क्वेश्चन की, एक धमाकेदार तरीके से आना चाहिए बेटा, जज्बा होना चाहिए इस आंसर के लिए। यहां पर सबसे पहले क्या करेंगे, तो सबसे पहले भाई साहब प्रेजेंटेशन ऑफ मटेरियल करेंगे, क्या करेंगे, या फॉर्मुलेट ऑब्जेक्टिव्स करेंगे, क्या करेंगे बेटा, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, उद्देश्य निर्धारित करेंगे। सबसे पहले हम उद्देश्य निर्धारित करेंगे कि मामला क्या होगा बेटा। उसके बाद रिलेटिंग प्रेजेंट नॉलेज विद प्रीवियस नॉलेज करेंगे। उसके बाद बेटा प्रेजेंटेशन ऑफ मटेरियल होगा। उसके बाद क्या होगा बेटा, एवोल्यूशन होगा। और उसके बाद क्या होगा बेटा, रीटीचिंग होगा। तो रीटीचिंग का काम कब होगा, जब एक बार हम सब कुछ पढ़ा देंगे, और जब हमें इस बात का पता चल जाएगा, जब हमें इस बात का पता चल जाएगा कि बच्चे की क्या समस्या है और क्या समस्या नहीं है। सब लियो चलिए अब यहां पर देखिए, यहां पर राइट आंसर क्या होगा, जल्दी से देखें जल्दी से देखें। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, खाली शाबाश बच्चे। यहां से देखिए, यहां से सबसे पहले तो राइट आंसर क्या होगा अपना, डी हो गया। इसके बाद इस क्वेश्चन का राइट आंसर देखिए, यहां पर क्या लिखा हुआ है, साफ साफ देखिए यहां पर कॉम्प्रहेंसिव एवोल्यूशन रेफर्स टू असेसमेंट ऑफ, यहां पे लिखा हुआ है कॉम्प्रहेंसिव एवोल्यूशन रेफर्स टू असेसमेंट। जो ये इसका मतलब क्या होता है, व्यापक, क्या होता है इसका मतलब, व्यापक। अब यहां क्या कह रहा है, जो व्यापक मूल्यांकन होता है, क्या होता है, जो व्यापक मूल्यांकन होता है रेफर्स टू असेसमेंट, वो किस चीज को असेसमेंट करता है,
यानी कॉम्प्रिहेंसिव में किस चीज का मूल्यांकन किया जाता है। ठीक है, कॉम्प्रिहेंसिव में किस चीज का मूल्यांकन किया जाता है, यह बात हमें समझना है। कॉम्प्रिहेंसिव में किस चीज का मूल्यांकन किया जाता है, यह बात आपको समझना पड़ेगा। ठीक है, अब यहां से अगर हम बात करेंगे तो यहां से बोथ बिल्कुल सही है। स्कोलेस्टिक, एक तो स्कोलेस्टिक एंड को स्कोलेस्टिक एरियाज, स्कोलेस्टिक और को स्कोलेस्टिक एरियाज, ये दोनों ही तरीके के एरियाज है, दोनों ही तरीके के क्या है बेटा, ये एरियाज है, दोनों को ही मूल्यांकन किया जाता है। इस बात का आप ध्यान रखें। बात समझ में आ गई यहां से? तो राइट आंसर क्या हो गया यहां पर बेटा, सी आंसर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो गया, एकदम एब्सोल्युटली राइट आंसर। अब यहां पर देखिए क्वेश्चन नंबर 19 क्या लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 19 यहां पर लिखा हुआ है टू कवर ऑल कोर्सेज, यानी कि सारे के सारे कोर्सेज को कवर करना। टू कवर ऑल कोर्सेज इन मिनिमम टाइम, कम से कम समय में। ठीक है, विच टाइप ऑफ क्वेश्चन शुड बी आस्क्ड, किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कम समय में ज्यादा से ज्यादा चीजों को कवर करना, उसमें कौन सी चीजें, काहे की छुट्टी होगी अभी इतनी जल्दी, नहीं समय होने वाला है, बिल्कुल बिल्कुल। चलिए, तो इसमें आ जाए बेटा ऐसे टाइप क्वेश्चन, शॉर्ट टाइप क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन, बोथ ए या बी। जल्दी से राइट आंसर सेंड कर दे बेटा, बहुत बढ़िया बात, एकदम धमाकेदार एंट्री के साथ सीधा बाईपास सर्जरी होती हुई और बॉल सीधी बाउंड्री लाइन के बाहर। इस क्वेश्चन का राइट आंसर देने वाले सभी के सभी महारथी करण यहां पर पहुंच चुके हैं भाई साहब सीता स्वयंवर में। तो यहां से कौन सा आंसर करेक्ट होगा? सबसे पहले तो इनकी बत्तियां बुझ गई, बिल्कुल बत्तियां बुझाओ जी, ए को बी को लाओ जी, ये वाला मामला बिल्कुल हुआ गलत। और सही आंसर क्या हुआ बेटा, डी, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। आपके पेपर में कैसे क्वेश्चन आते हैं? ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आते हैं, लेकिन आपको पढ़ना कितना बड़ा पड़ता है, सारी की सारी किताबें पढ़नी पड़ती है। क्वेश्चन के 4 ऑप्शन आते हैं, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी। आफरीन, उम्दा प्रदर्शन, बेहतरीन। तो यहां से राइट आंसर क्या होगा बेटा, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस विल बी करेक्ट आंसर फॉर द क्वेश्चन। क्योंकि ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में आपको यह पता होना चाहिए कि 3 कौन से गलत है और क्यों गलत है, तभी तो मामला एक सही पे जाकर बैठेगा। तो यहां से बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आप लोगों के लिए, ये अ गुड, यहां पर क्या लिखा हुआ बेटा, अ गुड आंसर शुड बी। एक अच्छा आंसर कौन सा होता है? क्या ये रिलेवेंट हो, या फिर वो लॉजिकल हो, या फिर वो कंप्लीट हो? किस टाइप का आंसर करेक्ट आंसर होता है बेटा? धमाकेदार आंसर होना चाहिए इस क्वेश्चन का, आटा सावन की घटा, फटाफट क्वेश्चन को सल्टा। तो यहां से बेटा याद रखना है छोटी छोटी बातें। और सिलेक्शन लाइव क्लास से जुड़े खोल के रख देंगे स्लाइड वालों से, सावधान। तो यहां से बेटा ध्यान रखना, मोहल्ले में बहुत सारे लोग हैं बेटा, ऐसे बहुत सारे लोग हैं ना, ध्यान रखना जी। तो करेक्ट आंसर यहां से क्या होगा, एक जबरदस्त आंसर यहां मेरे पास आया है बेटा, एक गुड आंसर। आपके आंसर होना चाहिए रिलेवेंट, जैसा क्वेश्चन पूछा जाए उससे जुड़ा हुआ आंसर होना चाहिए, या लॉजिकल आंसर होना चाहिए बेटा, या एक कंप्लीट आंसर होना चाहिए। माशाअल्लाह, डी आंसर होगा यहां। राइट आंसर क्या होगा बेटा, डी। और इसके बाद फिर यहां से 21, क्वेश्चन नंबर 21 आ जाइए जल्दी से। यहां के राइट टू एक्सप्रेस वंस ओन व्यू एंड इमेजिनेशन, विच टाइप ऑफ क्वेश्चन शुड बी आस्क्ड। किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, है ना, अपने खुद के विचार और कल्पना को रखने के लिए। शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन पूछे जाएंगे। शॉर्ट आंसर टाइप में तो कल्पना छोटी सी ही बता पाओगे, और तुम्हारी कल्पना का कोई अंत नहीं है। तो कल्पना के लिए तुम्हें बड़े बड़े 450 5 पेज की गारंटी। तो यहां से बेटा ऐसे टाइप क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिसमें आप अपनी पूरी की पूरी भावनाओं को उसमें लिख सकते हैं बढ़िया तरीके से। कौन से तरीके से? बढ़िया तरीके से। तो इसका जो राइट आंसर होगा, वो राइट आंसर क्या होगा बेटा, इसका करेक्ट आंसर अपना सी राइट आंसर होगा। बात समझ में आ गई? ठीक है बेटा, जी हां। इसके बाद ये क्वेश्चन आपके लिए है, व्हाट काइंड ऑफ वर्क इज रिमेडियल टीचिंग, और इसका आंसर मैं आपको बताऊंगा कल। और आप बता देना मुझे यहां पर जल्दी से, हटा सावन की घटा, कमेंट बॉक्स में आंसर आना चाहिए इसका जब क्वेश्चन हो जाए। और बेटा वीडियो को पूरे राजस्थान से यूक्रेन तक पहुंचा देना बेटा, युद्ध के अंदर पहुंचा देना उसको, ताकि अच्छे तरीके से जज्बे के साथ राजस्थान के अंदर वीडियो जाना चाहिए रिमेडियल टीचिंग का, सीसी का, एक बेहतरीन तरीके से, एक शानदार तरीके से। ठीक है बेटा, तो आज के लिए बस इतना ही, कल आपसे फिर मिलूंगा
सेम टाइम और सेम जगह। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय गाइस, टेक केयर।